वेलकम टू हिरांसा क्लासेस। आज हम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आने वाले 7 अध्याय और 38 धाराओं के अंतर्गत आने वाले चौथे अध्याय के बारे में पहले की क्लासों में हमने 3 अध्याय पढ़ चुके हैं और उससे आने वाली 11 धाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम धारा 12 से धारा 28 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं और क्या क्या प्रावधान है सरकार के, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो धारा 22 में दिए गए स्कूल के अध्यापकों के दायित्व, क्या दिया गया, स्कूल के जो अध्यापक हैं उनके दायित्व। इस अधिनियम में धारा 2(1) के समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रणाधीन विद्यालय अपने यहाँ प्रवेश प्राप्त सभी 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ये कौन करेगा? सरकारी स्कूल के बच्चों को, न कि प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत। 6 से 14 वर्ष के जो कि अपने क्षेत्र में आते, जैसे एक वार्ड में आने वाला जो स्कूल है, गांव में जो सरपंच के अंतर्गत आने वाला है जो है वहाँ पे, इस तरह से जो भी उसके क्षेत्र अधिकार में आता है उसमें कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, ये उसका है अधिकार है। क्योंकि पैसे वाले तो उनको प्राइवेट में भेज देते हैं और जिसके पास पैसे कम होते हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करानी पड़ती है। उनमें से कोई भी घुमक्कड़ कोई भी बच्चे ऐसा नहीं रहे जो कि निरक्षर रहे। धारा 2 के N2 में, उसकी उपधारा 2 में ये वर्णित किया गया कि मान्यताधारी स्कूलों को अपने यहाँ प्रवेश लिए हुए कुल बच्चों के उनके अनुपात में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। जितना कुल व्ययों का प्रतिशत अनुदान सहायता उन्हें सरकार से प्राप्त होगी, परंतु ये अनुपात 25% से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात RT के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% जो गरीब और निचले तबके के लोग आते हैं, जैसे ये गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं और जो घुमंतु जाति आती है, कोई भी हो, उनके जो बच्चे होते हैं जिनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, प्राइवेट स्कूल में उनके अंतर्गत एक फॉर्म भरना पड़ता है और 25% बच्चों को पहली फर्स्ट से 8वीं तक के लिए सरकार उनकी जो फीस जो भी होती थी उस स्कूल के लायक उनको सरकार देती थी, जो पैसा होता था जो। और अब क्या है, 12वीं तक कर दिया गया, 2022 से इसको 12वीं तक कर दिया गया, निःशुल्क पढ़ाएगी उस स्कूल में। लेकिन ये क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास से ही शुरू करना होता है अपने को। ऐसे नहीं कि 7th 8th में अपन बच्चों को RT के तहत फॉर्म भर रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और धारा C जो कि धारा 2(N) की 3rd पार्ट है और 4th में ये क्या बताया गया है कि आस पड़ोस में रहने वाले कमज़ोर और अलाभावित समूह के बच्चे कक्षा 1 में सीटों की अनुकूल कुल संख्या के कम से कम 25%। ये बताया आपको कि बड़ी क्लास में नहीं हो सकता, बीच में नहीं जा सकते बच्चे, फर्स्ट से ही उसको एडमिशन लेना होता है। सीटों में प्रवेश देकर आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये 2022 से चेंज हो चुका है। पहले क्या था, ये आरंभिक शिक्षा अर्थात 1 से 8 तक ही होती थी, अब इसको 12 तक कर दिया है। धारा 13 के अंतर्गत कैपिटेशन फीस वसूलने पर पाबंदी। कैपिटेशन का मतलब ऐसे कोई एक्स्ट्रा फीस वसूल देते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन तो RT के तहत हो गया कि उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि नहीं, आपको ये फीस देनी है, वो देनी है, कुछ भी उल्टा सुल्टा बता के उन जो लोग माता पिता नहीं समझते उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं प्राइवेट स्कूल। तो इसके तहत क्या हुए, बच्चों के माता पिता अभिभावकों को कैपिटेशन फीस वसूल करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया कि इस धारा 13 के अंतर्गत। साथ ही बच्चे और उसके माता पिता अभिभावक किसी प्रकार का साक्षात्कार या अनुवीक्षण लेने पर भी पाबंदी। अर्थात बड़ी बड़ी स्कूलों में क्या किया जाता है कि माता पिता को भी स्क्रीनिंग की जाती है, उनका भी साक्षात्कार लिया जाता है कि हमारी स्कूल इतनी रेपुटेड है तो उसमें आने वाले बच्चे, उनके माता पिता कैसे हैं। तो इस धारा 13 के अंतर्गत क्या किया गया कि उसके ऊपर सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा करता है तो हम शिकायत करें तो क्या होता है, देखो
यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम की धारा का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? फीस वसूल करता है तो कैपिटेशन फीस का कितना 10 गुना जुर्माना उसको देना होता है। और माता पिता और अभिभावक की अगर स्क्रीनिंग कर ली, क्योंकि पढ़ तो बच्चे रहे, माता पिता अगर गवाह रहे अनपढ़ है तो क्या हुआ? तो उनकी स्क्रीनिंग की, उनका किसी तरह की कोई भी टेस्ट वेस्ट लिया, साक्षात्कार लिया, तो 25,000 रुपये पहली त्रुटि में, पहली गलती होती है तो क्या 25,000 उनको देना होता है। और जब दूसरी गलती या बाद में आने वाली जो भी गलती होती है उसमें उन्हें 50,000 का जुर्माना सरकार लगा सकती है। और प्रवेश में अगर धारा 14 के अंतर्गत क्या है? आयु के सबूत नहीं मांगी। ऐसे नहीं है कि आपका बच्चा इतना बड़ा है तो मैं इस क्लास में इसको एडमिशन नहीं दे सकता, कोई आयु के सबूत नहीं मांगेगा। किसी भी कारण से अगर बच्चे का कोई जन्म प्रमाण पत्र या कुछ नहीं है तो उसको प्रवेश देने से और शिक्षा से वंचित रखने का कोई भी अधिकार किसी स्कूल के पास नहीं है। ये देखिए, इसी तरह जैसे प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश में जन्म प्रमाण पत्र कोई भी दस्तावेज आयु का आधार होता है, लेकिन माना कि नहीं है तो क्या हुआ? आयु का सबूत न होने के प्रवेश देने से उसको क्या इनकार नहीं किया जा सकता। और धारा 15 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र के आरंभ में अथवा बढ़ाए गए विहित समय में शाला में प्रवेश ले सकेगा, परंतु उक्त बढ़ाई गई अवधि में प्रवेश मांगने वाले बालक को प्रवेश देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम जैसे जून से हम बच्चों को सितंबर तक ही लेंगे, बढ़ाई गई अवधि में सितंबर तक ही उनका प्रवेश ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते। लेकिन किसी के पापा माता पिता के जैसे ट्रांसफ़र हो गया, वो बीच की अवधि में आए तो भी उनको स्कूल को लेना ही पड़ता है। ये किसी भी तरह से कोई बहाना नहीं बनाया जाता कि बीच में आप प्रवेश ले लो, ये बच्चे को वापस पीछे वाली क्लास में एडमिशन कराओ, नहीं। जिस सत्र में क्लास में वो चल रहा है उसको उसी क्लास में बच्चे को प्रवेश देना होगा। और धारा 16 के अंतर्गत क्या है? विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जा सकता, अर्थात फेल करने पर रोक है, या विद्यालय के आरंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जा सके, ये मूल अधिनियम का प्रावधान है। अर्थात जब तक वो 8वीं तक स्कूल की शिक्षा पूर्ण नहीं करे तब तक उसको स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ये सरकार के द्वारा धारा 16 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन अब क्या है, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा हठी होते हैं, बिल्कुल ही पढ़ने में नहीं होते, नहीं पढ़ते, बात नहीं मानते, तो उसके RTE के तहत 2019 में एक ये संशोधन किया गया है। कब किया गया? 10 जनवरी 2019 से राष्ट्रपति महोदय ने ये अनुमति प्राप्त कर ली हमने कि 28 फरवरी 2019 को अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार ने इन संशोधन अधिनियम को 1 मार्च 2019 से लागू कर दिया। और ये अधिनियम क्या? RTE एक्ट के तहत 2009 की धारा 16 को प्रतिस्थापित किया गया है एवं धारा 38 में संशोधन किया गया। राजस्थान में हमारा जो RTE के एक्ट है वो धारा 38 के अंतर्गत ही लागू है। उसमें क्या गया कि 16 एक में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में क्या होगा? 5th और 8th के जो अब 8th बोर्ड कहे जाते हैं ना, वो नियमित परीक्षा के नाम से जाने जाते हैं, और 5th 8th का बोर्ड होगा। धारा 16(2) में कहा गया है कि बालक उल्लेखित परीक्षा में अगर फेल हो जाता है तो उसको ऐसे 2 महीने के बाद वापस उसको एग्ज़ाम देने का एक चांस दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर वो फेल हो जाता है, बिल्कुल ही पढ़ने में नहीं, उस क्लास के लायक नहीं है, तो उसे क्या किया जाता है? तो उसे फेल करने का भी प्रावधान है। जैसे कि देखो, समुचित सरकार के विनिर्दिष्ट तरीकों से विहित शर्तों के अधीन विद्यालय में बालकों को 5वीं और 8वीं में रोकने की अनुमति भी दे सकती है सरकार। बिल्कुल, अगर उसका लेवल नहीं है, जैसे 5th का बच्चा है और 2nd और 1st का ही लेवल है, नहीं कर पा रहा वो 5th का, तो उससे फेल करने का भी अधिकार है। लेकिन इसके लिए क्या, हमारे को सरकार के तरीक़ों से, जो भी सरकार ने अधिनियम बनाए हैं उसके अंतर्गत ही हम कर सकते हैं। धारा 16(4) में कोई भी बालक आरंभिक शिक्षा को पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। अर्थात बच्चों को ऐसे नहीं कि तो ऐसा है, पढ़ने में ऐसा है तो उसको बाहर निकाला, नहीं। जब तक उसकी आरंभिक शिक्षा कंप्लीट नहीं होती तब तक हम किसी भी विद्यालय से उसको बाहर नहीं भेज सकते। धारा 17 के अंतर्गत क्या है? बच्चों को किसी तरह का मारना, प्रताड़ित करना शब्दों से, ये सब उसके ऊपर क्या रोक लगाई गई है। मानसिक रूप से भी उसे गाली गलौज करते, बहुत सारे गाँवों में टीचर्स ऐसे भी होते हैं और मारा मारी करते, जो कि आए दिन हम देखते रहते न्यूज़पेपर में।
तो इस धारा 17 के अंतर्गत क्या ये प्रतिबंधित है। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, नहीं उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाता, उसको जाति से संबोधित किया जाता, या उसको किसी तरह से उसमें कोई विकार है तो उससे संबोधित किया जाना, ये प्रतिबंधित है। धारा 18 का अर्थ होता है मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करने पर रोक। पहले तो क्या है 95 से पहले 97 तक तो बिना मान्यता के भी कोई भी जैसे पढ़ा लिखा इंसान तो वो स्कूल खोलने का उसको अधिकार था। पर धारा 18 के अंतर्गत अब जो ये अधिनियम बन गया है कि हम कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसे नहीं खोल सकते जब तक कि सरकार के जो भी प्रावधान है उसको पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम इस स्कूल को नहीं खोल सकते। धारा 18(1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद समुचित सरकार प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद मान्यता प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय ये स्थानीय प्राधिकारी स्थापित या नियंत्रित विद्यालय को छोड़कर स्थापित या संचालित नहीं किया जा सके। जो पहले की स्थापित है उनको तो रखा जाएगा, और उसके अंतर्गत भी अगर जो कोई सुविधा नहीं है जो हमारे अधिनियम में दी गई है तो धीरे धीरे उसको सही किया जाएगा, उसके बाद ही उसको सुचारू रूप से शुरू रखा जाएगा। धारा 18(2) के अंतर्गत धारा 18(2) की उपधारा 1 में ये प्रावधान किया गया है कि विनिर्दिष्ट प्रावधान जो कि नीचे दिए गए हैं, कुछ प्रावधान दिए गए समय एवं विधि से भी निर्दिष्ट शर्तों के अधीन जो मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा, अर्थात 5वीं 8वीं ये जो भी है एग्जाम होते हैं उनके उसका मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा कि ये बच्चा इस क्लास में पढ़ चुका है और ये इस क्लास के स्टैंडर्ड को काबिल है, उसको अगले क्लास में अपन प्रवेश दे सकते हैं। परंतु किसी विद्यालय को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट प्रतिमान एवं मानकों को पूरा नहीं करता। अब जो भी नए विद्यालय खोले जा रहे हैं उसको क्या गया एक मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आप में जो टीचर जो खोल रहा है उसमें वो काबिलियत है, वो ज़मीन है, वो सुविधा होनी चाहिए, उसका भी एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अगर वो सब कुछ उसके पास है तो ही मान्यता सरकार देगी। धारा 18(3) के अंतर्गत शर्तों का उल्लंघन करने पर भी निर्दिष्ट प्राधिकारी जो भी वह उसके अंतर्गत आने वाला प्राधिकारी होता है सरकारी विहित विधि से सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले सकता है। अगर वो जो भी प्रावधान है उनको पूरा नहीं करता तो उस स्कूल की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। परंतु इस आदेश में ये भी उल्लेखित है, ये भी बताया गया है कि उस विद्यालय के बालकों को आसपास के किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। अगर जो भी प्रावधान है उसको पूरा नहीं करता, शर्तों को पूरा नहीं करता विद्यालय, तो क्या पढ़ने वाले कुछ बालक हो गए तो उनको क्या उनकी शिक्षा को बाधित नहीं किया जाए, आसपास जो भी स्कूल हो गए वहाँ उसको प्रवेश करवा दिया जाएगा। धारा 18(4) में ये दिया गया है कि जिस तीसरी से उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी उस स्कूल की तब से वो स्कूल को जारी नहीं रखेगा, उस तारीख से वो जारी रखेगा। और धारा 18(5) में बिना मान्यता प्रमाण पत्र के किए जाने के बाद भी अगर उसके बाद भी वो हट करके स्कूल को शुरू रखता है तो उसे क्या 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ता है और प्रतिदिन 10,000 के रुपये के हिसाब से उसे जुर्माना लगाया जाता है। धारा 19 में ये है कि विद्यालय के प्रतिमान एवं मानदंड को पूरा करना। 19(1) में 18 के अधीन किसी स्कूल को तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक उसे मान्यता प्रदान नहीं की जाती या मान्यता के लायक जो भी मानदंड है उसको वो पूरा नहीं करता तब तक नहीं किया जाएगा। अब धारा 19(5) और 19(3) के अंतर्गत ये है कौन कौन से जो नियम दिए गए हैं उसकी मान्यता समाप्ति के बाद भी अगर वो शुरू रखता है तो क्या 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10,000 पर डे के हिसाब से उसे देना होता है। धारा 19(2) के अधिनियम में ये लागू है कि पूर्व स्थापित स्कूल जो कि जब से ये कानून लागू नहीं उससे पहले जो स्थापित है स्कूल है प्रतिमान मानदंडों को अगर वो पूरा नहीं करता तो उसके लिए उसको क्या 3 वर्ष के भीतर खुद के खर्चे पर
अनुसूची में निर्दिष्ट जो भी प्रतिमान या जो शर्तें रखी है उसको पूर्ण करना होता है। उसे उस विद्यालय को 3 वर्ष के लिए उसे मोहलत दी जाती है कि 3 वर्ष में जो भी शर्तें वो आप पूर्ण करो। विद्यालय प्रबंधन समिति धारा 21 में क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी, इससे हमेशा ही हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं और आते ही हैं। धारा 21(1) में क्या प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रवेश प्राप्त सभी बालकों के उस समिति में कौन कौन हो सके, जो एसएमसी में जितने भी बालक उस स्कूल में पढ़े उन सबके माता पिता या संरक्षक, किसी के जैसे माता पिता नहीं सौतेले जिसके पास वो पढ़ रहा है वो भी होते हैं, और स्थानीय निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधि, अगर सिटी में है तो वहाँ का पार्षद है, गाँव में पंच है, सरपंच है। ऐसी समिति में कम से कम 3/4 सदस्य कितने संरक्षक ही होते हैं। जो स्कूल के होते हैं 3/4 तो 75% वो होते हैं, उसमें भी 50% क्या होती है? महिलाएं होती है उसमें। स्थानीय निकाय के प्राधिकारी, अब जैसे स्थानीय निकाय का कौन सा प्राधिकारी? वार्ड है, जिसमें विद्यालय स्थित है तो उसका वार्ड मेंबर होगा। पंच गांव में है तो उसका पंच होगा या वार्ड पंच। इस तरह से जिसे जहाँ पे वो विद्यालय स्थित है वहाँ सरकार के अंतर्गत आने वाला एक निर्वाचित सदस्य होता है। निवास कर रहे सभी निर्वाचित सदस्य जो भी उस वार्ड में निवास कर रहे वो भी उसके अंतर्गत ही आते हैं, एसएमसी के अंतर्गत। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, इसके नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्न सदस्य होंगे। कौन कौन होते हैं? जो 16 सदस्य 15 सदस्य होते हैं उसमें से कौन से होते हैं? विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता, ये तो होते ही। उसके बाद में सभी अध्यापक जो इस स्कूल में है वो सारे अध्यापक उसमें आते हैं। उसके बाद में विद्यालय प्रबंधन समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, विद्यालय प्रबंधन समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, सचिव वो सारे आते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का हर 2 वर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार बनाए तो विद्यालय समिति चलती रहेगी, उसका हर 2 वर्ष के अंतर्गत पुनर्गठन किया जाता है, बनाया जाता है वापस। विद्यालय प्रबंधन समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक करेगी, और लगभग 1 वर्ष में कितनी? अगर 3 माह में 1 है तो वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य ही होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति यानी एग्जीक्यूटिव समिति होती है, उसमें क्या विद्यालय प्रबंधन समिति हर 2 वर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा, यही देखा। साधारण सभा की गणपूर्ति या क्वारम जो भी होता है उसमें कम से कम कितने? एक सभा की गणपूर्ति के लिए 1/3 अर्थात 33.33 इतने सदस्य का उपस्थित रहना आवश्यक है। इस समिति में कार्यकारी समिति के गठन किया जिसमें 15 सदस्य हो गए, लेकिन अब अधिनियम के अनुसार कितने? 16 सदस्य हो गए। विद्यालय का प्रधान अध्यापक या इसके न होने पर अगर कोई मीटिंग हो रही है, उसकी सभा हो रही है तो क्या होगा? प्रधान अध्यापक किसी काम से अगर नहीं है, उपस्थित नहीं है तो वहाँ स्कूल का वरिष्ठतम अध्यापक हो जो उस समिति का सदस्य सचिव होगा। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित विद्यालय का एक अध्यापक अधिमान्यता, उस अध्यापक में एक वो जो भी अधिमान्य अध्यापक होगा वो कौन? महिला अध्यापिका होनी चाहिए। स्थानीय प्राधिकारी का उस वार्ड जिसमें स्कूल स्थित है उसे जो निर्वाचित सदस्य वार्ड पंच है, पार्षद है, पंच है, इस तरह से। छात्राओं के जो भी माता पिता या अभिभावक होते हैं वो समिति द्वारा निर्वाचित 11 सदस्य तो वही होते हैं। इनमें से कार्यकारी समिति सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किया था। जो एसएमसी से होता है वही कार्यकारी सदस्य से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करेगा। कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा मनोनीत एक स्थानीय शिक्षाविद या विद्यालय का छात्र, कोई भी वहाँ का पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है या वहाँ का छात्र जो कैपेबल है, पढ़ने में अच्छा है, सब क्षेत्र में नॉलेज रखता है, उस छात्र को
सदस्य माना जाए। अभिभावकों में चयनित कम से कम 50% अर्थात कम से कम 6 सदस्य महिला होगी। और उसमें भी क्या है, इसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 6 के 6 ही अपर कास्ट से है, नहीं, इसमें से 1 या 2 तो अनुसूचित हो या अनुसूचित जनजाति से होनी चाहिए। कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक माह कम से कम 1 बैठक होगी। कितनी होगी? हर महीने, तो साल में 12 बैठक होती रहती है। और सदस्य संख्या 1/3 होगी तभी बैठक पूर्ण मानी जाएगी। और 21(2) के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति के काम, कौन कौन से विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं वो बताए गए हैं। तो एक तो है, फर्स्ट कार्य है विद्यालय में कार्य का संचालन, मॉनिटरिंग करना, कब कौन सा काम है, कब एग्जाम करवाना, कब खेल है बच्चों के, उसकी मॉनिटरिंग करना। विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। विद्यालय के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है, बच्चों के बोर्ड नहीं है, टीचरों की आवश्यकता है, उसकी भी सिफारिश करना। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना। सरकार से हो गया या कोई के दानदाता ने दान दिया तो उन जो भी धन आता है तो उसका उपयोग क्या करना है, स्कूल के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है उसमें व्यय करना है, वो भी सब विद्यालय प्रबंधन समिति ही तय करती हैं। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। विहित किया जाए था सरकार के द्वारा जिसका पालन करना होता है, अधिनियम में बताया गया वो कार्य। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 3 के तहत क्या एसएम समिति में उक्त के अलावा भी दूसरे कार्य हैं। ये जो कार्य दिए गए उसके अलावा भी है। इसकी धारा 24 का में क्या है तथा 28 की पालना करना। अब धारा 24 में 28 में तो है, धारा 24 में दिया गया है कि विहित कर्तव्य का पालन करना, अर्थात यदि कोई शिक्षक धारा कर्तव्य का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन, तो उसके विरुद्ध क्या हम सेवा नियमों में अनुशासनहीनता की अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन लगा सकते हैं कि वो अनुशासनहीनता का पालन कर रहा है। और धारा 28 में दिया गया है कि विद्यालयों को कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाए नहीं और घर पे नहीं उनको ट्यूशन पर पढ़ाएं। धारा 27 में अनुपालना को मॉनिटर करना। धारा 27 में कौन सी अनुपालना है कि शिक्षकों को कहीं भी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाना। इनमें भी कौन कौन से आते हैं, विधानमंडलों के संसद के निर्वाचन इसमें लगा सकता है, जनगणना में लगा सकता है, या कोई ऐसी आपदा है तो आपदा राहत कार्य में लगा। इसके अलावा ऐसे नहीं कि पल्स पोलियो में लगाया, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं उनमें कहीं भी शिक्षकों को लगा दे, ये धारा 27 इसकी अनुमति नहीं देता है। विद्यालय के आसपास के सभी बालकों का नामांकन होना चाहिए, ये भी किसका, एसएमसी का ही कर्तव्य। इसके अंतर्गत धारा 4 में बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इनकार किए जाना आदि के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी को जानकारी देना। अगर कोई टीचर किसी भी कारण से बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, उसको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उत्पीड़न दे रहा है, तो अपन क्या स्थानीय प्राधिकारी वहाँ का जो भी होगा, पार्षद होगा, पंच होगा या बीओ बीडीओ जो भी होता है, उनको इसके संबंध में जानकारी देना ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना एवं धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना। धारा 4 में जो भी कार्य दिए गए उसका मॉनिटर करना भी आवश्यक है। निःशक्त बालकों को पहचान करना, नामांकन एवं उनकी शिक्षा की सुविधा को मॉनिटर करना। अब बहुत सारे बालक होते निःशक्त होते, जैसे घुमक्कड़ जाति के हैं, कुछ ऐसे बालक हैं जिनको माता पिता पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो पूरे दिन काम पे मजदूरी पे जाते, तो ऐसे बालकों की पहचान करके उनका भी विद्यालय में नामांकन करवाना। विद्यालय में दोपहर के भोजन या मिड डे मील को कार्यान्वित करवाना। भोजन कैसा बन रहा है, अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसका वही कार्यान्वयन सही समय पर आ रहा है, नहीं आ रहा, उसकी मॉनिटरिंग भी करवाना। अब धारा 22 के अंतर्गत 21(1) में जो गठित विद्यालय की एसएमसी है, जो समिति गठित की जाती है, विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। 21 में तो एसएमसी उसके कार्य बताए गए, इसमें 22 में बताया गया है कि विद्यालय की विकास समिति की योजना तैयार करना, योजनाएं बनाना।
धारा 22(2) के अनुसार समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुदान सहायता इसके आधार पर विद्यालय की योजना बनाना। जब बहुत सारे दानदाता होते हैं जो दान भी देते हैं स्कूलों में, वो भी हो जाता है। और उसके बाद सरकार के द्वारा भी सहायता प्राप्त की जाती है। सरकार जो भी देती है उन सब से जो भी विद्यालय में विकास की ज़रूरत है, फर्नीचर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बच्चों के लिए अगर टॉयलेट की अलग से सुविधा नहीं है तो वो भी करवाना। ये विद्यालय धारा 22 के अंतर्गत दिया गया कि जो अनुदान दे उसका सही उपयोग करना। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तें। अब इसमें क्या 22 तक तो क्या थे, स्कूल के और बच्चों के संबंधित थे। अब आए शिक्षकों की योग्यता। अतः ऐसा नहीं है कि शिक्षक में योग्यता नहीं, उसको शिक्षक बना दिया। केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकारिक शैक्षिक अभिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता को धारण करने वाला व्यक्ति स्कूल में शिक्षक नियुक्त होगा। जैसे बीएड है, बीएड और एमएड होते हैं ना शिक्षक, एसटीसी है, एसटीसी 5th तक है तो एसटीसी, उससे बड़ा बीएड है। इस तरह से उनमें वो योग्यता होती है तो ही उसे शिक्षक बनाए जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस धारा के अधीन क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को प्राधिकृत शैक्षिक अभिकरण घोषित किया है। इसके अंतर्गत जो भी शिक्षकों की योग्यता होती है वो एनसीटी के अंतर्गत दी गई है। यदि किसी राज्य में निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं है तो शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की सुविधा पर्याप्त नहीं है तो केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत तिथि से 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की। जैसे कोई शिक्षक है उसकी योग्यता 12th पास ही है, उसने एसटीसी करे, स्कूल 12वीं तक है, अगर उसको 8 तक पढ़ाना है या बड़ी क्लासों तक पढ़ाना है तो उसको जो भी इसके अंतर्गत जैसे बीएड करना है, आगे की जो भी उसकी ट्रेनिंग होती है वो सभी 5 वर्ष के तक उसको योग्यता हासिल करनी होगी। 9 अगस्त 2017 से एक्ट में संशोधन किया गया। क्या किया गया है, पहले तो इसको 4 वर्ष ही किया था कि 4 वर्ष तक उसको योग्यता धारण करना जरूरी है, लेकिन 9 अगस्त 17 को वापस उसमें संशोधन किया गया। उसके अंतर्गत 4 वर्ष और बढ़ा, पहले 5 वर्ष था फिर 4 वर्ष, ऐसे करके 9 वर्ष बढ़ा दिया था। 2019 तक उसे छूट प्रदान की गई कि अगर वो कोई शिक्षक को स्कूल खोली है तो उसमें उसके काबिल नहीं है तो वो अपनी काबिलियत हासिल कर सकता है। शिक्षकों के लिए सेवा शर्तें, उन्हें देय वेतन भत्ता जो होगा, ऐसे नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है, अभी तक उसको हासिल नहीं कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वेतन भत्ते में कटौती की नहीं, जो भी उनका वेतन देय होगा वो ही शिक्षकों को वेतन हमारे को देना होगा। अब शिक्षकों धारा 24 में, धारा 23 में तो क्या था शिक्षकों के दायित्व, और धारा 24 में भी शिक्षकों के दायित्व, और धारा 23 में एनसीईआरटी के जो नियम थे वो थे। शिक्षकों की योग्यता थी, 24 में उनका दायित्व कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। धारा 23(1) के अंदर नियुक्त शिक्षक कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा उसके बारे में बता दिया गया है। तो विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जॉब लग गई चलो मन आए तब आओ जाओ, नहीं ऐसा नहीं चल सकता। क्यों, शिक्षकों को सही समय पर आना होगा। धारा 29(2) के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित हो उसे पूरा करवाना, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 2 चैप्टर करवा दिए, नहीं, समय के अनुसार बच्चों को उनका पाठ्यक्रम सही से पूरा करवाना होगा। हमारे को विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाना है। ऐसे नहीं कि पहले या तो पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया है जल्दी जल्दी से और फिर शिक्षक कुछ काम ही नहीं करे, ऐसा भी नहीं चल सकता। या फिर बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम बाकी है और लास्ट में 10 दिन में सारा पाठ्यक्रम करवा दिया बच्चों को खड़ा करके पढ़ा के, नहीं ऐसा भी नहीं चल सकता। जिस समय में जितना पाठ्यक्रम हमारे को पूरा करवाना है उसी समय में वो पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, तभी बालक सीख पाएगा। और घर के अंतर्गत प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के समर्थन का मूल्यांकन करना, उन्हें अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करना या शिक्षक प्रदान करना। अब जैसे कोई बालक बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि है, वो उनके साथ नहीं रह सकता है जो नॉर्मल बालक के साथ, तो उन्हें अतिरिक्त शिक्षा की भी व्यवस्था करना। कुछ खाली समय में दूसरा कोई शिक्षक हो जो उनको पढ़ाने में कैपेबल हो, उनके द्वारा उसको शिक्षा प्राप्त, या कोई
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। स्पेशल चाइल्ड में दोनों ही आ सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है और मंदबुद्धि भी हो सकता है। तो इंटेलिजेंट है तो उसको भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवा दी जाए, ये भी शिक्षक का ही कर्तव्य होगा। धारा 25 के अंतर्गत क्या, शिक्षक और छात्र का अनुपात, अर्थात कितने छात्र पे कितने शिक्षक होने चाहिए वो। प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात इस अधिनियम में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगा। धारा 25(1) में समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 6 माह के अंदर ये सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार बनाए रखना है कि यानी जैसे कि 30 बालकों पे 1 शिक्षक है, 35 बालकों पे है, 40 पे है, तो ऐसे उनका अनुपात जो भी सरकार के अनुसार जो भी दिया गया है अधिनियम में उसके अनुसार ही होना चाहिए। धारा 25(2) में ये कि छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने तो एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय में सेवा नहीं दी जाए। ऐसा नहीं कि शिक्षक 1 और 2 विद्यालय में उसका नाम लिखवा दे, वो यहाँ भी देगा वहाँ भी सेवा दे, ऐसा नहीं चल सकता। एक ही विद्यालय में एक शिक्षक सेवा दे सकता है। विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद, ये किसमें, धारा 26 में रिक्त पद में कितने, जो भी है स्वामित्व वाले अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति प्राधिकारी या दायित्व है कि इन स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद से 10% से अधिक रिक्त नहीं हो सकते। जैसे कि किसी स्कूल में 10 शिक्षक हैं तो उसका 10% नहीं है, एक आध शिक्षक अगर नहीं है, 9 शिक्षक है तो वो स्कूल चल सकती है। इससे ज़्यादा हम शिक्षकों के पदों को खाली नहीं रख सकते, नहीं तो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई है जो वो बाधित होती जाएगी और बच्चे नहीं सीख पाएंगे। धारा 27 के अंतर्गत गैर शिक्षक प्रयोजन हेतु शिक्षकों को अभियोजित करने पर प्रतिबंध। वही गैर शिक्षक कार्य जैसे कि पल्स पोलियो में लगा दिया और कुछ छोटे मोटे काम है सरकारी तो उसमें लगा दिया, उनको नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते। सिवाय विधानसभा संसद के चुनाव और कोई भी आपदा कार्य हो गया, इसके अलावा और क्या, और जनगणना जो कि 5 वर्ष 10 वर्ष में होती है, क्योंकि ये तो बहुत ही कम होता है तो इनमें लगा सकते हैं 5 और 10 वर्ष। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे काम आए और शिक्षकों को इन कार्यों में लगा दे और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती जाए, ऐसा नहीं चल सकता। धारा 28 के अंतर्गत शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करना होगा। जैसे बच्चों को बोल दे कि हाँ ट्यूशन में आ रहा हूँ तो मैं पढ़ा दूँगा और स्कूल में कुछ पढ़ाई भी नहीं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई भी विचलित होती है और शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का हमारे को पूरा अधिकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे हम धारा अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जो भी आने वाली धारा है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।